घेरा गया है। अदृश्य बागा और बीरबल का न्याय, एक महागाथा। अध्याय 1, फतेहपुर सीकरी का वैभव और एक षड्यंत्र की आहट। भारतवर्ष के हृदय में बसा फतेहपुर सीकरी मुगल सल्तनत की शान और शौकत का जीता जागता प्रमाण था। लाल बलुआ पत्थरों से बनी दीवारें, बुलंद दरवाजा की विशालता और दीवाने खास की नक्काशी न केवल वास्तुकला का चमत्कार थीं, बल्कि शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के प्रताप का प्रतीक भी थीं। अकबर का दरबार नवरत्नों से सुशोभित था, जिनमें तानसेन के सुर, टोडरमल का हिसाब, मान सिंह का शौर्य और बीरबल की बेमिसाल बुद्धिमत्ता शामिल थी। अकबर कला, साहित्य और अनोखी वस्तुओं के बहुत शौकीन थे। उनकी यही जिज्ञासा अक्सर देश विदेश के व्यापारियों और कलाकारों को अपनी ओर खींचती थी। परंतु जहां शहद होता है वहां मक्खियां भी आती हैं, और जहां धन होता है वहां ठग भी। सुदूर पश्चिम के एक प्रांत से दो बेहद शातिर ठग, जिनका नाम जोरावर और मकसूद था, मुगल राजधानी की ओर बढ़ रहे थे। वे साधारण चोर नहीं थे, वे इंसानी मनोविज्ञान के माहिर खिलाड़ी थे। उन्होंने कई छोटे राज्यों के राजाओं को मूर्ख बनाया था, लेकिन अब उनकी नज़र सबसे बड़ी मछली शहंशाह अकबर पर थी। जोरावर ने फतेहपुर सीकरी की भीड़-भाड़ वाली सराय में हुक्का गुड़गुड़ाते हुए मकसूद से कहा, भाई, सुना है हिंदुस्तान का बादशाह अक्लमंद है, लेकिन उसे अनोखी चीज़ों का शौक भी है, और इंसान का शौक ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। मकसूद ने धूर्त मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल, हम उसे ऐसा कुछ बेचेंगे जो ना बाजार में मिलता है, ना कारखानों में बनता है। हम उसे बेचेंगे हवा और भ्रम। यहीं से उस ऐतिहासिक प्रपंच की नींव पड़ी जिसने मुगल दरबार की नींव हिला दी और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सबसे कठिन परीक्षा ली। अध्याय 2, दरबार में अद्भुत प्रस्ताव। अगले दिन दीवाने आम सजा हुआ था। अकबर अपने तख्त पर विराजमान थे। तभी द्वारपाल ने घोषणा की, हजरत, दूर देश से दो महान बुनकर आए हैं। वे कहते हैं कि उनके पास एक ऐसी कला है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं। अकबर ने उन्हें अंदर आने की अनुमति दी। जोरावर और मकसूद ने झुककर सलाम किया। उनकी वेशभूषा अजीब लेकिन रईसी थी। अकबर ने पूछा, बताओ, तुम क्या कमाल लाए हो? जोरावर ने अपनी बात शुरू की, जहांपना, हम साधारण कपड़े नहीं बुनते। हमारे पूर्वजों को स्वर्ग की अप्सराओं ने एक विशेष वरदान दिया था। हम दिव्य रेशम यानी डिवाइन सिल्क तैयार करते हैं। ये कपड़ा इतना हल्का है कि मकड़ी का जाला भी इसके सामने भारी लगे। इसके रंग इतने चमकदार हैं कि इंद्रधनुष फीका पड़ जाए। अकबर की आंखों में चमक आ गई। क्या तुम वो कपड़ा हमारे लिए बना सकते हो? मकसूद ने अब अपना पासा फेंका। बिल्कुल हुजूर, लेकिन इस कपड़े में एक जादुई गुण है। ये कपड़ा अदृश्य हो जाता है, लेकिन सबके लिए नहीं। ये कपड़ा केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जो बुद्धिमान हैं और जो अपने पद के योग्य हैं। जो व्यक्ति मूर्ख है या जिसने अपने राजा के साथ बेईमानी की है या जो नाजायज है, उसे ये कपड़ा दिखाई नहीं देगा। उसके लिए ये केवल हवा समान होगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये केवल कपड़ा नहीं था, ये एक चरित्र प्रमाण पत्र था। अकबर ने सोचा, अगर मेरे पास ऐसा कपड़ा हो तो मैं आसानी से जान सकूंगा कि मेरे दरबार में कौन मूर्ख है और कौन गद्दार। अकबर ने खुश होकर कहा, यह तो अद्भुत है, हमें यह कपड़ा चाहिए। तुम्हें जो भी सामग्री चाहिए खजाने से ले लो। ठगों ने चालाकी से कहा, हुजूर, इसके लिए सबसे शुद्ध सोना और सबसे बेहतरीन रेशम चाहिए, और हमें एक एकांत महल चाहिए ताकि हमारी साधना भंग ना हो। अकबर ने तुरंत आदेश दिया। उन्हें शाही मेहमान खाना दिया गया और बोरियों में भरकर सोना और रेशम भिजवाया गया। अध्याय 3, झूठ का करघा। शाही मेहमान खाने के एक बड़े कमरे में जोरावर और मकसूद ने दो बड़े करघे लूम्स स्थापित किए। उन्होंने दिन रात काम करने का नाटक शुरू किया। असली खेल ये था कि वे सोने और रेशम के धागों को अपनी थैलियों में भरकर रात के अंधेरे में अपने गुप्त साथियों के जरिए शहर से बाहर भिजवा देते थे। और करघे पर कुछ नहीं था। वे खाली हवा में हाथ चलाते जैसे धागा पिरो रहे हों। वे इतनी सफाई से अभिनय करते थे कि देखने वाला भ्रम में पड़ जाए। कुछ दिन बीते। अकबर की जिज्ञासा बढ़ने लगी। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद वजीर अबुल फजल को बुलाया। वजीर आजम, आप जाइए और देखिए कि कपड़ा कैसा बन रहा है। आप विद्वान हैं, आपको तो वो जरूर दिखेगा। अबुल फजल भारी मन से वहां गए। उन्हें अपने ज्ञान पर पूरा भरोसा था। जब वे कमरे में दाखिल हुए तो ठगों ने उनका स्वागत किया। जोरावर ने खाली करघे की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए जनाब,
क्या आपने कभी ऐसा बारीक डिजाइन देखा है? देखिए, ये लाल कमल कैसे खिल रहे हैं और ये सुनहरी बॉर्डर कैसी चमक रही है। अबुल फजल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें वहां कुछ नहीं दिख रहा था, केवल खाली लकड़ी का ढांचा था। उनके मन में भय का ज्वार उठने लगा। या खुदा, क्या मुझे कुछ नहीं दिख रहा? क्या मैं मूर्ख हूं? क्या मैं अपने पद के योग्य नहीं हूं? अगर मैंने सच कहा कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो बादशाह समझेंगे कि मैं नाकाबिल हूं। मेरी बरसों की इज्जत मिट जाएगी। आत्मरक्षा की इसी भावना ने अबुल फजल को झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने चश्मा ठीक करते हुए कहा, अद्भुत, बेमिसाल, वाकई ऐसा कपड़ा मैंने आज तक नहीं देखा। मैं बादशाह को इसकी खबर दूंगा। अबुल फजल ने दरबार में जाकर अकबर से कहा, जहां पना, वो कपड़ा वास्तव में दिव्य है। उसके रंग और डिजाइन का वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। यह सुनकर अकबर और उत्सुक हो गए। उन्होंने बारी बारी से अपने अन्य मंत्रियों को भेजा। राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, मान सिंह, सबके साथ वही हुआ। सबने खाली करघा देखा, खुद को अयोग्य माने जाने के डर से घबराए और बाहर आकर कपड़े की झूठी तारीफ की। दरबार में अब एक अजीब सा माहौल था। हर कोई उस अदृश्य कपड़े की तारीफ कर रहा था जो अस्तित्व में ही नहीं था, ताकि वे अपनी बुद्धिमत्ता साबित कर सकें। अध्याय 4, बीरबल का संदेह। बीरबल, जो अब तक खामोश थे, इस पूरे तमाशे को बारीकी से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि जब टोडरमल वापस आए तो उनकी नजरें झुकी थीं। जब मुल्ला दो प्याजा आए तो उनके माथे पर पसीना था। बीरबल ने सोचा, टोडरमल जैसा सत्यवादी इंसान, जिसे केवल आंकड़ों पर भरोसा है, वो एक ऐसे कपड़े की तारीफ कर रहा है जो किसी ने छुआ तक नहीं, और वो भी इतनी घबराहट के साथ। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। बीरबल ने तय किया कि वे खुद जाकर देखेंगे। बादशाह ने भी यही चाहा। बीरबल, तुम हमारे सबसे चतुर मंत्री हो, तुम जाकर बताओ कि काम कब तक पूरा होगा। बीरबल वहां पहुंचे। ठगों ने वही नाटक किया। आइए बीरबल जी, देखिए ये कपड़ा अब लगभग तैयार है। क्या आपको ये नीले मोर का डिजाइन पसंद आया? बीरबल ने करघे को देखा, वहां कुछ नहीं था। बीरबल की बुद्धि बिजली की तरह दौड़ी। तो ये माजरा है, ये ठग लोगों के अहंकार और डर का फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने शर्त ही ऐसी रखी है कि कोई सच बोल ही नहीं सकता। अगर मैं कहूं कि मुझे नहीं दिख रहा तो मैं मूर्ख साबित होऊंगा, और अगर मैं तारीफ करूं तो मैं भी इस झूठ का हिस्सा बन जाऊंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए ठगों से कहा, वाह, क्या कारीगरी है, लेकिन मुझे लगता है कि यह धागा थोड़ा ढीला है। क्या तुम इसे देख पा रहे हो? ठग थोड़ा घबराए। कहां? ओह हाँ, बिल्कुल, हम इसे अभी ठीक कर देते हैं। और वे हवा में ही गांठ लगाने का नाटक करने लगे। बीरबल समझ गए कि सामने वाले पक्के खिलाड़ी हैं। बीरबल ने बाहर आकर बादशाह से कहा, हुजूर, कपड़ा इतना महीन है कि उसे देखने के लिए बहुत ही सूक्ष्म नजर चाहिए। यह सचमुच आपके लिए ही बना है। बीरबल ने झूठ नहीं बोला, लेकिन सच को ऐसे पेश किया कि बादशाह खुश हो गए। लेकिन बीरबल ने मन ही मन ठान लिया कि इन ठगों का पर्दाफाश करके रहेंगे, वो भी बादशाह की इज्जत बचाते हुए। अध्याय 5, परीक्षा की घड़ी। आखिरकार वो दिन आ गया जब कपड़े को तैयार घोषित कर दिया गया। जोरावर और मकसूद दरबार में आए और कहा, जहां पना, कपड़ा तैयार है। अब हम चाहते हैं कि आप इसे पहने और नगर में जुलूस निकालें, ताकि आपकी प्रजा भी इस दैवीय चमत्कार को देख सके। अकबर अपने निजी कक्ष में गए। उनके साथ केवल 2 ठग और कुछ खास मंत्री थे। ठगों ने कहा, हुजूर, इस कपड़े को पहनने के लिए आपको अपने पुराने शाही वस्त्र उतारने होंगे, क्योंकि ये कपड़ा त्वचा के स्पर्श से ही अपनी चमक बिखेरता है। अकबर ने अपने भारी भरकम कपड़े उतार दिए और केवल अंतः वस्त्रों में रह गए। ठगों ने हवा में हाथ हिलाते हुए अकबर को अदृश्य पजामा और अदृश्य जामा पहनाना शुरू किया। हुजूर, पजामा कैसा लग रहा है? तंग तो नहीं है? हुजूर, ये जामा देखिए, इसकी झालर कितनी लंबी है। अकबर आईने के सामने खड़े थे। उन्हें आईने में केवल अपना अर्धनग्न शरीर दिख रहा था। उनका दिल जोर से धड़क रहा था। या अल्लाह, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। क्या मैं इतना बड़ा पापी हूं? क्या मैं बादशाह बनने लायक नहीं हूं? अगर मैंने अब कुछ कहा तो ये ठग और मेरे वजीर जान जाएंगे कि बादशाह नाकाबिल है। अकबर ने अपनी घबराहट छिपाई और कहा, अति सुंदर, ये तो बहुत हल्का महसूस हो रहा है। दरबारियों ने, जो वहां मौजूद थे, कोरस में कहा, माशा अल्लाह, जहां पना,
आप पर यह रंग बहुत जच रहा है। अध्याय 6 बीरबल की चाल और अदृश्य चुनौती। जुलूस तैयार था। बादशाह को हाथी पर बैठकर नगर भ्रमण करना था। बीरबल जानते थे कि अगर बादशाह इस अवस्था में बाहर गए तो पूरे हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की हंसी उड़ेगी, और अगर बादशाह को अभी रोका तो बादशाह इसे अपनी तौहीन समझेंगे, क्योंकि वे मान चुके हैं कि कपड़ा है। बीरबल को एक ऐसी युक्ति चाहिए थी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहां पना एक छोटी सी अर्ज है। अकबर ने पूछा, कहो बीरबल। बीरबल ने कहा, हुजूर, ये कपड़ा दैवीय है और शास्त्रों के अनुसार दैवीय वस्तु को धारण करने से पहले उसकी शुद्धता की एक अंतिम परीक्षा होनी चाहिए। हमारे पूर्वज कहते थे कि दैवीय वस्त्र को अग्नि और जल का भय नहीं होता, लेकिन उसे सत्य की कसौटी पर कसना जरूरी है। ठग घबरा गए। ये कैसी परीक्षा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता ना करें हुजूर, इतनी भारी और लंबी पोशाक जो आप पहने हुए हैं, जैसा कि ये कह रहे हैं, का पल्ला बहुत बड़ा है। मुझे डर है कि हाथी पर चढ़ते वक्त ये कहीं फंस ना जाए। मेरी गुजारिश है कि इन दोनों कारीगरों में से कोई एक पहले इस पोशाक को पहनकर हमें दिखाए कि इसे संभालते हुए कैसे चलना है। आखिर उन्होंने ही इसे बनाया है, वे ही इसकी चाल को बेहतर समझते हैं। जोरावर ने हकलाते हुए कहा, लेकिन हुजूर, ये तो नाप लेकर बादशाह के लिए बनाया गया है, ये हमें कैसे आएगा? बीरबल ने तुरंत तर्ज दिया, अरे दैवीय कपड़ा तो आकार बदल लेता है ना? या फिर तुम कहना चाहते हो कि यह दैवीय नहीं है? ये उसी महागाथा का अगला भाग है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे बीरबल ने अदृश्य कपड़े वाले ठगों का पर्दाफाश किया, लेकिन दरबार की राजनीति और बादशाह के मन की उलझनें इतनी आसानी से शांत नहीं होती। इस घटना के बाद जो हुआ वो अपने आप में एक रोमांचक किस्सा है। यहां प्रस्तुत है इस कहानी का अगला विस्तृत भाग। भाग 2, मूर्खों की सूची और दरबार का मौन। अध्याय 9, सन्नाटे का शोर। अदृश्य कपड़े वाले कांड के अगले दिन दीवाने खास का माहौल बदला हुआ था। जहां पहले शेरो शायरी और ठहाके गूंजते थे, आज वहां एक भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। दरबार के बड़े बड़े मंत्री, राजा टोडरमल, मान सिंह और यहां तक कि विद्वान अबुल फजल, सबकी नजरें झुकी हुई थीं। कल की घटना ने सबके आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचाई थी। उन सब ने बादशाह की हां में हां मिलाने के लिए झूठ बोला था कि उन्हें कपड़े दिखाई दे रहे हैं। बीरबल ने उस नन्हे बच्चे के जरिए उनका झूठ तो पकड़ लिया था, लेकिन अब वे बादशाह से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। अकबर अपने तख्त पर बैठे थे, लेकिन उनका मन भी अशांत था। उन्हें ठगे जाने का दुख तो था ही, लेकिन उससे ज्यादा दुख इस बात का था कि उनके पूरे दरबार में बीरबल के अलावा कोई भी ऐसा नहीं था जो सच बोलने का साहस कर सके। अकबर ने सन्नाटा तोड़ते हुए भारी आवाज में कहा, आज दरबार वीरान क्यों है? क्या हमारी सल्तनत के विद्वानों की जुबान पर ताले पड़ गए हैं? मुल्ला दो पियाजा, जो बीरबल से हमेशा ईर्ष्या रखते थे, ने इस मौके का फायदा उठाना चाहा। उन्होंने खड़े होकर कहा, जहां पनाह, खामोशी इसलिए है क्योंकि हम शर्मिंदा हैं, लेकिन हमें यह भी लगता है कि बीरबल ने कल जिस तरह भरे बाजार में हम सबकी और खुद आपकी नुमाइश करवाई, वो तरीका अपमानजनक था। वो हमें अकेले में भी सच बता सकते थे। दरबारियों ने दबी जुबान में सहमति जताई। वे अपनी शर्मिंदगी का बदला बीरबल को दोषी ठहरा कर लेना चाहते थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत भाव से मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने बादशाह की इज्जत का ख्याल न रखकर जल्दबाजी की? बीरबल ने शालीनता से उत्तर दिया, जहां पनाह, अगर फोड़ा जहरीला हो जाए तो वैद्य को चीरा लगाना ही पड़ता है, चाहे उससे दर्द कितना भी हो। अगर मैं अकेले में कहता तो शायद मेरा यकीन ना किया जाता। सत्य को प्रमाण की जरूरत थी, और वो प्रमाण जनता की हंसी ही हो सकती थी। अध्याय 10, अकबर की नई चुनौती। अकबर बीरबल के तर्क से सहमत तो थे, लेकिन उनका शाही अहंकार, ईगो, अभी भी चोट खाया हुआ था। वे जानना चाहते थे कि आखिर ये चूक हुई कैसे। उन्होंने तय किया कि इस घटना की तह तक जाया जाए। अकबर ने घोषणा की, जो हुआ सो हुआ, लेकिन हम चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी गलती ना हो। बीरबल, हम तुम्हें एक नया कार्य सौंपते हैं। हुक्म जहां पनाह। हम चाहते हैं कि तुम एक श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर तैयार करो। इस पूरी घटना में शामिल उन 3 महामूर्खों, ग्रेटेस्ट फूल्स के नाम ढूंढकर लाओ, जिनकी वजह से शाही खजाने का नुकसान हुआ और हमारी साख दांव पर लगी।
हम जानना चाहते हैं कि हमारे राज्य में सबसे बड़े मूर्ख कौन है, ताकि हम उनसे सतर्क रह सकें। दरबार में फिर से खलबली मच गई। हर मंत्री को लगा कि उसका नाम उस सूची में जरूर आएगा। अबुल फजल ने सोचा, मैंने सबसे पहले गवाही की थी, मेरा नाम तो पक्का है। टोडरमल ने सोचा, मैंने खजाना खोला था, मेरा नाम आएगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म जहांपनाह, मुझे इसके लिए 1 दिन का समय और अभयदान सजा न देने का वचन चाहिए। अकबर ने कहा, मंजूर है, कल सुबह दरबार में वो सूची पेश की जाए। अध्याय 11 बीरबल का चिंतन। बीरबल महल से निकलकर अपने आवास की ओर चल दिए। वे जानते थे कि ये काम तलवार की धार पर चलने जैसा है। अगर वे मंत्रियों का नाम लिखते हैं तो दरबार में दुश्मनी बढ़ेगी, और अगर वे सच लिखते हैं तो जान का जोखिम है। बीरबल पूरी रात अपने कक्ष में टहलते रहे। उन्होंने दीपक की रोशनी में कागज पर कुछ नाम लिखे, फिर काटे। अंत में उन्होंने केवल 3 नाम तय किए और एक सीलबंद लिफाफे में रख लिए। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा था। हर किसी के दिल की धड़कन तेज थी। सब यही सोच रहे थे कि आज किसका अपमान होगा। अध्याय 12 3 महामूर्खों की सूची। अकबर ने दरबार शुरू किया। बीरबल, क्या तुमने उन 3 महामूर्खों को ढूंढ लिया? बीरबल आगे आए। जी जहांपनाह, सूची तैयार है। बीरबल ने वो कागज का टुकड़ा निकाला। पढ़ो, अकबर ने आदेश दिया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस सूची में तीसरे स्थान पर नाम है ठग जोरावर का। अकबर ने भौहें से कोड़ी। जोरावर? वो तो चालाक था, मूर्ख कैसे? बीरबल ने समझाया, हुजूर, वो मूर्ख इसलिए है क्योंकि उसने ये सोचा कि वो हिंदुस्तान के बादशाह को ठग कर जिंदा बच निकलेगा। लालच ने उसकी बुद्धि हर ली थी, इसलिए वो मूर्ख है। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है, तर्क सही है। दूसरा नाम किसका है? बीरबल ने दरबारियों की ओर एक नजर डाली। सबकी सांसें अटक गईं। बीरबल बोले, दूसरे स्थान पर नाम है माननीय वजीर आजम अबुल फजल का, या उस मंत्री का जिसने सबसे पहले झूठ बोला था। दरबार में सन्नाटा खिंच गया। अबुल फजल का चेहरा पीला पड़ गया। अकबर ने गुस्से से पूछा, वजह? बीरबल ने कहा, क्योंकि वे विद्वान हैं। एक अनपढ़ इंसान अगर किसी के बहकावे में आ जाए तो समझ आता है, लेकिन इतना ज्ञान होने के बावजूद उन्होंने अपनी आंखों देखी सच्चाई पर भरोसा ना करके अपने मन के डर पर भरोसा किया। विद्वान होकर भी अंधे बनने का नाटक करना मूर्खता की श्रेणी में आता है। अकबर ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, कड़वा है लेकिन सच है। अब बताओ, पहले स्थान पर किसका नाम है? इस राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल कुछ पल चुप रहे। बताओ बीरबल, डरो मत, तुम्हें अभयदान मिला है, अकबर ने उतावलेपन से कहा। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, पहले स्थान पर आपका नाम है, शहंशाह अकबर। अध्याय 13 बादशाह का क्रोध और बीरबल का तर्क। पूरे दरबार में जैसे भूचाल आ गया। मंत्रियों के मुंह खुले के खुले रह गए। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि बीरबल भरी सभा में बादशाह को मूर्ख कहने का दुस्साहस करेंगे। अकबर का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उन्होंने अपनी शमशीर तलवार के मुट्ठे पर हाथ रखा और गरजते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी ये मजाल, तुमने हमें मूर्खों का सरदार कहा। अगर तुमने इसका कोई ठोस कारण नहीं दिया तो तुम्हारा अभयदान भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। बीरबल अपनी जगह से नहीं हिले। उनकी आंखों में भय नहीं बल्कि गहरा विश्वास था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, क्रोध शांत करें और मेरे तर्क को सुने। सुनाओ, अकबर ने चिल्लाया। बीरबल ने कहा, हुजूर, एक व्यापारी ठग आपके पास आया। उसका ना कोई ठिकाना था ना कोई पहचान। उसने आपको एक ऐसी चीज बेचने का प्रस्ताव रखा जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, अदृश्य कपड़ा। एक राजा का पहला कर्तव्य होता है परखना। आपने बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना कोई नमूना देखे शाही खजाने के दरवाजे 2 अजनबियों के लिए खोल दिए। आपने उन पर विश्वास करके उन्हें महीनों तक सोना और रेशम दिया। हुजूर, ठग का काम है ठगना, मंत्री का काम है डरना, लेकिन खजाना आपका था, जिम्मेदारी आपकी थी। किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में अपनी इज्जत और धन सौंप देना, इसे ही नीति शास्त्र में भोलापन या मूर्खता कहा गया है। बीरबल ने अपनी बात पूरी की। मालिक, जो अपनी आंखों के बजाय कानों, सुनी सुनाई बातों पर राज करता है, उसे अक्सर धोखा मिलता है। अध्याय 14 सत्य की स्वीकारोक्ति।
दरबार में इतनी खामोशी थी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। अकबर की तलवार पर पकड़ ढीली होने लगी। उनका गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा और उसकी जगह आत्मचिंतन ने ले ली। अकबर ने महसूस किया कि बीरबल सही कह रहे थे। गलती मंत्रियों की थी, ठगों की थी, लेकिन सबसे बड़ी गलती उस निर्णय की थी जो उन्होंने खुद लिया था। कुछ देर बाद अकबर के चेहरे पर एक मुस्कान आई। उन्होंने ताली बजाई और कहा, वाह बीरबल, वाह! आज तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम न केवल हमारे सबसे चतुर मंत्री हो, बल्कि सबसे सच्चे मित्र भी हो। अकबर ने अपने गले से एक और कीमती हार उतारा जो पिछले इनाम से भी भारी था और बीरबल को दिया। हम ये स्वीकार करते हैं कि हमने मूर्खता की और ये सूची हमारे शयन कक्ष में टांगी जाएगी ताकि हमें याद रहे कि भविष्य में कभी बिना जांचे परखे किसी पर विश्वास नहीं करना है। अध्याय 15, दरबार का नया अध्याय। इस घटना के बाद फतेहपुर सीकरी के दरबार का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब मंत्री बादशाह को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि सही सलाह देने के लिए बोलने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि बादशाह को हाँ में हाँ मिलाने वाले नहीं, बल्कि सच का आईना दिखाने वाले लोग पसंद हैं। मुल्ला दो प्याजा और अन्य ईर्ष्यालु दरबारी भी समझ गए कि बीरबल को हराना उनकी चालों से संभव नहीं है, क्योंकि बीरबल के पास सत्य और तर्क का कवच है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अब जब हमने अपनी मूर्खता स्वीकार कर ली है तो क्या हम बुद्धिमान बन गए हैं? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, अपनी गलती को मानना ही बुद्धिमानी की पहली सीढ़ी है। आज आप पहले से कहीं ज्यादा अक्लमंद बादशाह हैं। और इस तरह अदृश्य कपड़े की उस अजीबो-गरीब घटना ने मुगल इतिहास को न्याय और नीति का एक नया पाठ पढ़ाया। बीरबल की वो मूर्खों की सूची एक ऐतिहासिक दस्तावेज बन गई जो याद दिलाती रही कि राजा की आंखें उसके कान नहीं, बल्कि उसका विवेक होना चाहिए। कहानी समाप्त। अब ठग फह उसी कहानी का तीसरा और अंतिम महत्वपूर्ण भाग है। पिछले भाग में बीरबल ने बादशाह अकबर को सबसे बड़ा मूर्ख साबित कर दिया था और बादशाह ने अपनी गलती मान ली थी। लेकिन दरबार की बातें कभी दरबार तक सीमित नहीं रहती। अदृश्य कपड़े और मूर्खों की सूची की खबर हवा की तरह फैल गई और इसने एक नई मुसीबत को जन्म दिया। यहां प्रस्तुत है इस गाथा का अगला रोमांचक भाग। भाग 3, प्रतिष्ठा की परीक्षा और 3 गूंगी मूर्तियां। अध्याय 16, सरहद पार की हंसी। फतेहपुर सीकरी में जीवन सामान्य हो चला था, लेकिन अदृश्य कपड़े वाली घटना की गूंज सरहदों के पार जा पहुंची थी। व्यापारियों और गुप्तचरों के माध्यम से ये खबर दक्षिण के एक अभिमानी सुल्तान और पड़ोसी राज्य के राजाओं तक पहुंच गई कि मुगल बादशाह अकबर को ठगों ने हवा बेच दी और उनके ही वजीर ने उन्हें मूर्ख घोषित कर दिया। ये बात अकबर की प्रतिष्ठा पर एक धब्बे की तरह लग गई थी। दुश्मन राज्य इस बात पर मजाक उड़ा रहे थे। एक दिन दरबार लगा हुआ था, तभी द्वारपाल ने सूचना दी, जहांपनाह, पड़ोसी राज्य के सुल्तान के विशेष दूत एनवॉय आपसे मिलने आए हैं। दूत दरबार में आया। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। उसने झुककर सलाम किया, लेकिन उसकी आंखों में सम्मान नहीं था। दूत ने कहा, मुगल आजम, हमारे सुल्तान ने आपके लिए एक पैगाम और एक उपहार भेजा है। उन्होंने सुना है कि आपके दरबार में अदृश्य वस्तुओं की बहुत कद्र होती है, इसलिए उन्होंने आपकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए कुछ भेजा है। अकबर का माथा ठनका। वे समझ गए कि ये ताना अदृश्य कपड़े वाली घटना पर है। उन्होंने गुस्से को पीते हुए कहा, पेश किया जाए। अध्याय 17, 3 रहस्यमयी मूर्तियां। दूत ने ताली बजाई और उसके सेवक एक संदूक लेकर आए। संदूक खोला गया और उसमें से 3 सोने की मूर्तियां, स्टैच्यूज, निकाली गईं। तीनों मूर्तियां हूबहू एक जैसी थीं। उनका आकार, उनका वजन, उनकी चमक और उनके चेहरे के भाव, सब कुछ एक समान था। देखने में उनमें रत्ती भर का भी फर्क नहीं था। दूत ने चुनौती पेश की, जहांपनाह, हमारे सुल्तान का कहना है कि अगर आप और आपके बीरबल वाकई बुद्धिमान हैं और केवल मूर्खों की सूची बनाने में ही माहिर नहीं हैं, तो इस पहेली को सुलझाएं। ये तीनों मूर्तियां दिखने में एक जैसी हैं, लेकिन इनका मूल्य और इनका चरित्र अलग अलग है। एक मूर्ति कौड़ी के भाव है, बेकार। दूसरी मूर्ति औसत दर्जे की है और तीसरी मूर्ति अनमोल है। आपको बिना इन्हें तोड़े फोड़े या पिघलाए
ये बताना है कि कौन सी मूर्ति कौन सी है। अगर आप ये नहीं बता पाए तो हमारे सुल्तान मान लेंगे कि अदृश्य कपड़े वाली मूर्खता कोई संयोग नहीं बल्कि आपकी असलियत थी। ये सीधी चुनौती थी, मुगल सल्तनत की नाक का सवाल था। अगर आज अकबर हार जाते तो इतिहास उन्हें हमेशा एक भोले बादशाह के रूप में याद रखता। अध्याय 18 दरबारियों की विफलता। अकबर ने सबसे पहले मुल्ला दो प्याजा की ओर देखा। मुल्ला जी आगे आए। उन्होंने मूर्तियों को उठाया, उनका वजन किया, उन्हें हर तरफ से ठोक बचाकर देखा। मुल्ला ने पसीना पोंछते हुए कहा, हुजूर, मैंने हर तरह से देख लिया। इनका वजन रत्ती भर भी कम ज्यादा नहीं है, नक्काशी भी एक जैसी है। मेरी राय में दूत झूठ बोल रहा है, तीनों एक ही हैं। दूत हंसा। मुल्ला जी, अपनी नाकामी को झूठ का नाम ना दें, फर्क है, बस नजर चाहिए। इसके बाद अबुल फजल, राजा मान सिंह और टोडरमल ने भी कोशिश की। किसी ने चुंबक का इस्तेमाल किया, किसी ने रोशनी में देखा, लेकिन तीनों मूर्तियां जुड़वा बहनों जैसी थीं। कोई भेद नहीं मिला। अकबर निराश होने लगे। उन्हें लगा कि शायद आज फिर अपमानित होना पड़ेगा। उनकी नज़र बीरबल पर गई, जो अब तक शांति से बैठे थे। अकबर ने हताशा भरे स्वर में कहा, बीरबल, क्या मुगल सल्तनत की इज्जत आज फिर धूल में मिल जाएगी? क्या तुम इस भेद को खोल सकते हो? अध्याय 19 बीरबल का परीक्षण। बीरबल अपनी जगह से उठे और दूत के पास गए। उन्होंने मूर्तियों को हाथ नहीं लगाया, बस गौर से देखा। बीरबल ने सेवक से कहा, एक पतला और लंबा सोने का तार, गोल्ड वायर या सूखी घास की एक पतली सींख लेकर आओ। दरबारी हैरान थे कि तार से क्या होगा। जब तार आया तो बीरबल ने पहली मूर्ति उठाई। उन्होंने मूर्ति के कान में वो तार डाला। सबने देखा कि वो तार मूर्ति के कान में गया और उसके मुंह से बाहर निकल आया। बीरबल ने उस मूर्ति को एक तरफ रख दिया और कहा, ये पहली है। फिर बीरबल ने दूसरी मूर्ति उठाई, तार को उसके कान में डाला। इस बार तार मुंह से नहीं निकला बल्कि दूसरे कान से बाहर निकल गया। बीरबल ने उसे दूसरी तरफ रख दिया। अंत में बीरबल ने तीसरी मूर्ति उठाई, तार को कान में डाला, लेकिन इस बार अचरज हुआ। तार ना मुंह से निकला न दूसरे कान से। वो तार मूर्ति के पेट, हृदय में जाकर समा गया और बाहर नहीं आया। अध्याय 20 बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन। पूरा दरबार सांस रोके खड़ा था। दूत के चेहरे की व्यंग्यात्मक हंसी अब गायब हो चुकी थी। उसके माथे पर पसीना था। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, इसका क्या मतलब हुआ? कौन सी मूर्ति अनमोल है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए व्याख्या की, जहांपनाह, ये मूर्तियां इंसान के चरित्र को दर्शाती हैं। पहली मूर्ति बेकार, जिस मूर्ति के कान में तार गया और मुंह से निकल गया, ये उस इंसान की प्रतीक है जो कोई भी राज सुनता है और उसे तुरंत दूसरों को बता देता है। पेट का हल्का, ऐसे व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए ये मूर्ति कौड़ी के भाव है। दूसरी मूर्ति औसत, जिसके कान में तार गया और दूसरे कान से निकल गया, ये उस इंसान की प्रतीक है जो किसी की बात को सुनता तो है लेकिन उस पर ध्यान नहीं देता, एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता है। ऐसा व्यक्ति न नुकसान करता है न फायदा, इसलिए ये औसत है। तीसरी मूर्ति अनमोल, जिसके कान में तार गया और वो हृदय में समा गया, ये उस इंसान की प्रतीक है जो बात सुनता है और उसे अपने तक ही सीमित रखता है। जो व्यक्ति राज को राज रख सके और बात की गहराई को अपने भीतर उतार ले, वही सबसे भरोसेमंद और अनमोल होता है। बीरबल ने दूत की ओर देखकर कहा, जनाब, क्या मेरा उत्तर सही है? अध्याय 21 खोई हुई प्रतिष्ठा की वापसी। दूत नतमस्तक हो गया। उसने झुककर कहा, बीरबल, आपकी बुद्धिमत्ता की जो तारीफ सुनी थी, ये उससे कहीं बढ़कर है। हमारे सुल्तान ने यही 3 भेद छिपाए थे। मुगल सल्तनत वाकई ज्ञान का केंद्र है। अकबर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अदृश्य कपड़े वाली घटना से जो अपमान उन्हें महसूस हो रहा था, वो आज बीरबल की इस जीत से धुल गया। दूत के जाने के बाद अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया। अकबर ने कहा, बीरबल, पिछली बार तुमने हमें मूर्ख सिद्ध किया था, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि अगर राजा के पास बुद्धिमान मंत्री हो तो राजा की मूर्खता भी छिप जाती है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, पिछली बार सबक था, इस बार परीक्षा थी। सबक ने हमें सतर्क किया और परीक्षा ने हमें निखारा। जो अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है, वही असली विजेता होता है। उपसंहार, एपिलॉग। इस घटना के बाद किसी भी पड़ोसी राज्य ने अकबर की बुद्धिमत्ता को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। अदृश्य कपड़ा और 3 मूर्तियां, ये 2 किस्से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए।
अकबर और बीरबल की ये जोड़ी ये सिखाती रही कि समस्या चाहे बाहर से आए ठग या भीतर से अहंकार, उसका समाधान हमेशा विवेक, धैर्य और सत्य में ही छिपा होता है। फतेहपुर सीकरी की दीवारें आज भी इन किस्सों की गवाह हैं, जहां एक बादशाह ने अपनी गलती मानी और एक वजीर ने बिना तलवार उठाए सबसे बड़ी जंग जीती। कहानी समाप्त। ये इस महागाथा का चौथा और अंतिम पड़ाव है। पिछले भागों में हमने देखा कि कैसे अदृश्य कपड़े के कारण बादशाह की साख गिरी, फिर मूर्खों की सूची बनी और अंततः 3 मूर्तियों की पहेली सुलझाकर बीरबल ने खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाई। लेकिन बादशाह अकबर के मन में अभी भी एक कसक बाकी थी। बीरबल ने उन्हें मूर्ख साबित किया था। अकबर अपनी बुद्धिमानी का लोहा मनवाना चाहते थे और बीरबल को एक ऐसी पहेली में फंसाना चाहते थे जिसका हल तर्क से न निकले। यहाँ प्रस्तुत है इस कहानी का अगला और निर्णायक भाग। भाग 4, हवा में महल और तोतों की गवाही। अध्याय 22, बादशाह का अजीब सपना। 3 मूर्तियों वाली घटना के कुछ महीने बाद दरबार का माहौल शांत था, लेकिन अकबर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्हें लग रहा था कि बीरबल हर बार जीत जाते हैं क्योंकि वे तर्क यानी लॉजिक का सहारा लेते हैं। अकबर ने सोचा, अगर मैं बीरबल को कोई ऐसा काम सौंपूं जो तर्क से परे हो, जो केवल कल्पना हो, तो शायद बीरबल हार मान ले। एक सुबह अकबर दरबार में आए और बहुत गंभीर मुद्रा में बैठ गए। उन्होंने कहा, बीरबल, आज रात हमें एक अद्भुत सपना आया। हमने सपने में एक ऐसा महल देखा जो जमीन पर नहीं बल्कि बादलों के बीच हवा में तैर रहा था। उसके खंभे हवा पर टिके थे और उसकी नींव बादलों पर रखी थी। दरबारी समझ गए कि बादशाह आज फिर बीरबल की फिरकी लेने वाले हैं। अकबर ने आगे कहा, वो महल इतना सुंदर था कि हम चाहते हैं कि वैसा ही एक हवाई महल यानी पैलेस इन द एयर तुम हमारे लिए हकीकत में बनवाओ। याद रहे, उसकी नींव जमीन को नहीं छूनी चाहिए। अध्याय 23, दरबार की खुशी और बीरबल की शर्त। मुल्ला दो पियाजा और अन्य दरबारी मन ही मन बहुत खुश हुए। अब फंसा बीरबल। अदृश्य कपड़े का रहस्य खोलना आसान था, मूर्तियों का भेद जानना भी संभव था, लेकिन हवा में महल बनाना ये तो नामुमकिन है। आज बीरबल को हार माननी ही पड़ेगी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्या तुम ये कर पाओगे बीरबल, या हम मान लें कि तुम्हारे पास हर समस्या का हल नहीं है? बीरबल ने बादशाह की आंखों में छिपी शरारत को पहचान लिया। वे समझ गए कि ये अदृश्य कपड़े वाली घटना का ही एक मनोवैज्ञानिक बदला है। बादशाह देखना चाहते हैं कि बीरबल नामुमकिन से कैसे निपटते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पना, अगर आपने सपने में देखा है तो ये जरूर बन सकता है। बस मुझे कुछ मजदूरों की और 1 महीने के समय की जरूरत होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? अकबर ने पूछा। हुजूर, हवा में महल बनाने वाले कारीगर साधारण नहीं होते, वे अदृश्य दुनिया के कारीगर होते हैं। मुझे उन्हें बुलाने के लिए काफी धन और एकांत चाहिए होगा। अकबर ने तुरंत मंजूरी दे दी। खजाने का मुंह खुला है, जाओ और तैयारी करो। अध्याय 24, बीरबल की विचित्र तैयारी। बीरबल घर गए और उन्होंने बाजार से 100 तोते खरीदे। उन्होंने उन तोतों को पिंजरों में बंद किया और अपने घर के एक एकांत कमरे में रख दिया। अगले 1 महीने तक बीरबल ने न कोई महल का नक्शा बनाया, न कोई ईंट खरीदी। उनका पूरा समय उन तोतों को पढ़ाने में बीतता था। बीरबल रोज उन तोतों को कुछ खास वाक्य रटाते थे। ईंट लाओ, पानी डालो, चूना लगाओ, दीवार खड़ी करो, जल्दी करो। दिन रात यही रटते रटते तोते इन शब्दों को एकदम साफ बोलने लगे। जब 100 तोते एक साथ बोलते तो ऐसा लगता जैसे किसी निर्माण स्थल पर मजदूर शोर मचा रहे हों। अध्याय 25, उद्घाटन का दिन। 1 महीना पूरा हुआ। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या हमारा हवाई महल तैयार है? बीरबल ने कहा, हुजूर, नींव खुद चुकी है, काम जोरों पर है, लेकिन वो महल जमीन से नहीं दिखता। उसे देखने के लिए हमें शहर के बाहर उस वीरान मैदान में जाना होगा जहां सन्नाटा हो, ताकि हम अदृश्य कारीगरों की आवाज सुन सके। अकबर, मुल्ला दो प्याजा और पूरा दरबार बीरबल के पीछे पीछे चल दिया। शहर के बाहर एक सुनसान जंगल के किनारे बीरबल ने सबको रोका। वहां बीरबल ने अपने नौकरों से कहकर उन 100 तोतों को, जो पिंजरों में छिपे थे, आसपास के ऊंचे पेड़ों पर छोड़ दिया था। घने पत्तों के कारण तोते दिखाई नहीं दे रहे थे। अध्याय 26, हवा से आती आवाजें। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहां पना, जरा कान लगाकर सुनिए, ऊपर हवा में काम चल रहा है।
जैसे ही दरबार शांत हुआ, पेड़ों के ऊपर से शोर आने लगा। एक तोता चिल्लाया, ईंट लाओ, ईंट लाओ। दूसरा चिल्लाया, पानी डालो, पानी डालो। तीसरा बोला, अरे दीवार सीधी करो, जल्दी करो। पूरा वातावरण मजदूरों के शोर से भर गया। ऐसा लग रहा था कि सचमुच बादलों के बीच कोई भारी निर्माण कार्य चल रहा है। अकबर और दरबारी हैरान रह गए। आवाजें तो आ रही थीं, लेकिन ऊपर आसमान एकदम खाली था। अकबर ने चकित होकर पूछा, बीरबल, ये शोर कैसा है? काम तो सुनाई दे रहा है, लेकिन महल कहाँ है, मिस्त्री कहाँ है? अध्याय 27, बीरबल का जवाब। बीरबल ने हाथ जोड़कर बहुत ही मासूमियत से जवाब दिया, जहां पना, क्या आप भूल गए? ये महल सपनों का महल है, और सपने की बुनियाद तो हवा में ही होती है। जैसे अदृश्य कपड़ा केवल समझदारों को दिखता था, वैसे ही ये हवाई महल भी केवल उन्हीं को दिखेगा जो सपने देख सकते हैं। रही बात मिस्त्रियों की, तो वे अभी नींव भर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जब तक बादशाह खुद ऊपर आकर नींव का पत्थर नहीं रखते, तब तक महल नीचे से दिखाई नहीं देगा। अकबर बीरबल का इशारा समझ गए। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो तुम चाहते हो कि हम हवा में उड़कर ऊपर जाएं? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, असंभव सपने, हवा में महल को पूरा करने के लिए असंभव कार्य इंसान का उड़ना तो करना ही पड़ता है। अगर आप जमीन पर रहकर हवा का महल देखना चाहते हैं, तो ये कुदरत के नियम के खिलाफ है। जैसे झूठ की बुनियाद पर सच का महल नहीं खड़ा हो सकता, वैसे ही हकीकत की जमीन पर सपनों का महल नहीं टिक सकता। अध्याय 28, महागाथा का समापन। अकबर जोर से हंसे। उनकी हंसी ने जंगल की शांति भंग कर दी। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बीरबल, मान गए। हमने तुम्हें एक ख्याली पहेली दी थी और तुमने उसका ख्याली जवाब दिया। तुमने तोतों से गवाही दिलवाकर यह साबित कर दिया कि वहम का इलाज केवल वहम ही होता है। मुल्ला दो पियाजा और अन्य दरबारी जो बीरबल की हार देखने आए थे, एक बार फिर अपना सा मुंह लेकर रह गए। वापसी के रास्ते में अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस पूरे प्रकरण, अदृश्य कपड़े से लेकर हवाई महल तक से हमने एक बात सीखी। क्या जहांपना? यही कि एक राजा को ना तो झूठी तारीफों, अदृश्य कपड़े में फंसना चाहिए, और ना ही असंभव कल्पनाओं, हवाई महल में समय बर्बाद करना चाहिए। उसका पैर हमेशा हकीकत की जमीन पर होना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, और उसके पास एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो उसे जमीन पर वापस लाता रहे। अंतिम सार। इस प्रकार फतेहपुर सीकरी का ये अध्याय समाप्त हुआ। अदृश्य कपड़े ने सिखाया कि अहंकार और चापलूसी इंसान को अंधा बना देती है। मूर्खों की सूची ने सिखाया कि गलती स्वीकार करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। तीन मूर्तियां ने सिखाया कि धैर्य और विवेक से प्रतिष्ठा वापस पाई जा सकती है। हवाई महल ने सिखाया कि सच्चाई के धरातल पर ही सफलता की इमारत खड़ी होती है। अकबर और बीरबल की ये कहानी सदियों तक गूंजती रही, ये याद दिलाने के लिए कि सत्ता, पावर के साथ अगर विवेक, विजडम न हो तो राजा भी ठगा जा सकता है, लेकिन अगर विवेक साथ हो तो हर समस्या का हल संभव है। महागाथा समाप्त। ये इस महागाथा का चौथा और अंतिम पड़ाव है। पिछले भागों में हमने देखा कि कैसे अदृश्य कपड़े के कारण बादशाह की साख गिरी, फिर मूर्खों की सूची बनी और अंततः तीन मूर्तियों की पहेली सुलझाकर बीरबल ने खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाई। लेकिन बादशाह अकबर के मन में अभी भी एक कसक बाकी थी। बीरबल ने उन्हें मूर्ख साबित किया था। अकबर अपनी बुद्धिमानी का लोहा मनवाना चाहते थे और बीरबल को एक ऐसी पहेली में फंसाना चाहते थे जिसका हल तर्क से न निकले। यहां प्रस्तुत है इस कहानी का अगला और निर्णायक भाग। भाग 4, हवा में महल और तोतों की गवाही। अध्याय 22, बादशाह का अजीब सपना। तीन मूर्तियों वाली घटना के कुछ महीने बाद दरबार का माहौल शांत था, लेकिन अकबर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्हें लग रहा था कि बीरबल हर बार जीत जाते हैं क्योंकि वे तर्क का सहारा लेते हैं। अकबर ने सोचा, अगर मैं बीरबल को कोई ऐसा काम सौंपूं जो तर्क से परे हो, जो केवल कल्पना हो, तो शायद बीरबल हार मान ले। एक सुबह अकबर दरबार में आए और बहुत गंभीर मुद्रा में बैठ गए। उन्होंने कहा, बीरबल, आज रात हमें एक अद्भुत सपना आया। हमने सपने में एक ऐसा महल देखा जो जमीन पर नहीं बल्कि बादलों के बीच हवा में तैर रहा था। उसके खंभे हवा पर टिके थे और उसकी नींव बादलों पर रखी थी। दरबारी समझ गए कि बादशाह आज फिर बीरबल की फिरकी लेने वाले हैं। अकबर ने आगे कहा, वो महल इतना सुंदर था कि हम चाहते हैं कि वैसा ही एक हवाई महल तुम हमारे लिए हकीकत में बनवाओ। याद रहे, उसकी नींव जमीन को नहीं छूनी चाहिए।
अध्याय 23 दरबार की खुशी और बीरबल की शर्त। मुल्ला दो पियाजा और अन्य दरबारी मन ही मन बहुत खुश हुए। अब फंसा बीरबल। अदृश्य कपड़े का रहस्य खोलना आसान था, मूर्तियों का भेद जानना भी संभव था, लेकिन हवा में महल बनाना ये तो नामुमकिन है। आज बीरबल को हार माननी ही पड़ेगी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्या तुम ये कर पाओगे बीरबल, या हम मान लें कि तुम्हारे पास हर समस्या का हल नहीं है? बीरबल ने बादशाह की आंखों में छिपी शरारत को पहचान लिया। वे समझ गए कि ये अदृश्य कपड़े वाली घटना का ही एक मनोवैज्ञानिक बदला है। बादशाह देखना चाहते हैं कि बीरबल नामुमकिन से कैसे निपटते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, अगर आपने सपने में देखा है तो ये जरूर बन सकता है। बस मुझे कुछ मजदूरों की और 1 महीने के समय की जरूरत होगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? अकबर ने पूछा। हुजूर, हवा में महल बनाने वाले कारीगर साधारण नहीं होते, वे अदृश्य दुनिया के कारीगर होते हैं। मुझे उन्हें बुलाने के लिए काफी धन और एकांत चाहिए होगा। अकबर ने तुरंत मंजूरी दे दी। खजाने का मुंह खुला है, जाओ और तैयारी करो। अध्याय 24 बीरबल की विचित्र तैयारी। बीरबल घर गए और उन्होंने बाजार से 100 तोते खरीदे। उन्होंने उन तोतों को पिंजरों में बंद किया और अपने घर के एक एकांत कमरे में रख दिया। अगले 1 महीने तक बीरबल ने न कोई महल का नक्शा बनाया, न कोई ईंट खरीदी। उनका पूरा समय उन तोतों को पढ़ाने में बीतता था। बीरबल रोज उन तोतों को कुछ खास वाक्य रटाते थे। ईंट लाओ, ईंट लाओ, पानी डालो, पानी डालो, चूना लगाओ, चूना लगाओ, दीवार खड़ी करो, जल्दी करो। दिन रात यही रटते रटते तोते इन शब्दों को एकदम साफ बोलने लगे। जब 100 तोते एक साथ बोलते तो ऐसा लगता जैसे किसी निर्माण स्थल, कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूर शोर मचा रहे हों। अध्याय 25 उद्घाटन का दिन। 1 महीना पूरा हुआ। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या हमारा हवाई महल तैयार है? बीरबल ने कहा, हुजूर, नींव खुद चुकी है, काम जोरों पर है, लेकिन वो महल जमीन से नहीं दिखता। उसे देखने के लिए हमें शहर के बाहर उस वीरान मैदान में जाना होगा, जहां सन्नाटा हो, ताकि हम अदृश्य कारीगरों की आवाज सुन सकें। अकबर, मुल्ला दो प्याजा और पूरा दरबार बीरबल के पीछे पीछे चल दिया। शहर के बाहर एक सुनसान जंगल के किनारे बीरबल ने सबको रोका। वहां बीरबल ने अपने नौकरों से कहकर उन 100 तोतों को, जो पिंजरों में छिपे थे, आसपास के ऊंचे पेड़ों पर छोड़ दिया था। घने पत्तों के कारण तोते दिखाई नहीं दे रहे थे। अध्याय 26 हवा से आती आवाजें। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपना, जरा कान लगाकर सुनिए, ऊपर हवा में काम चल रहा है। जैसे ही दरबार शांत हुआ, पेड़ों के ऊपर से शोर आने लगा। एक तोता चिल्लाया, ईंट लाओ, ईंट लाओ। दूसरा चिल्लाया, पानी डालो, पानी डालो। तीसरा बोला, अरे दीवार सीधी करो, जल्दी करो। पूरा वातावरण मजदूरों के शोर से भर गया। ऐसा लग रहा था कि सचमुच बादलों के बीच कोई भारी निर्माण कार्य चल रहा है। अकबर और दरबारी हैरान रह गए। आवाजें तो आ रही थीं, लेकिन ऊपर आसमान एकदम खाली था। अकबर ने चकित होकर पूछा, बीरबल, ये शोर कैसा है? काम तो सुनाई दे रहा है, लेकिन महल कहाँ है? मिस्त्री कहाँ है? अध्याय 27 बीरबल का जवाब। बीरबल ने हाथ जोड़कर बहुत ही मासूमियत से जवाब दिया, जहांपना, क्या भूल गए? ये महल सपनों का महल है, और सपने की बुनियाद तो हवा में ही होती है। जैसे अदृश्य कपड़ा केवल समझदारों को दिखता था, वैसे ही ये हवाई महल भी केवल उन्हीं को दिखेगा जो सपने देख सकते हैं। रही बात मिस्त्रियों की, तो वे अभी नींव भर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जब तक बादशाह खुद ऊपर आकर नींव का पत्थर नहीं रखते, तब तक महल नीचे से दिखाई नहीं देगा। अकबर बीरबल का इशारा समझ गए। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो तुम चाहते हो कि हम हवा में उड़कर ऊपर जाएं? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, असंभव सपने, हवा में महल को पूरा करने के लिए असंभव कार्य, इंसान का उड़ना तो करना ही पड़ता है। अगर आप जमीन पर रहकर हवा का महल देखना चाहते हैं तो ये कुदरत के नियम के खिलाफ है। जैसे झूठ की बुनियाद पर सच का महल नहीं खड़ा हो सकता, वैसे ही हकीकत की जमीन पर सपनों का महल नहीं टिक सकता। अध्याय 28 महागाथा का समापन। अकबर जोर से हंसे। उनकी हंसी ने जंगल की शांति भंग कर दी। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बीरबल, मान गए। हमने तुम्हें एक ख्याली पहेली दी थी और तुमने उसका ख्याली जवाब दिया।
तुमने तोतों से गवाही दिलवाकर ये साबित कर दिया कि वहम का इलाज केवल वहम ही होता है। मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारी जो बीरबल की हार देखने आए थे, एक बार फिर अपना सा मुंह लेकर रह गए। वापसी के रास्ते में अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस पूरे प्रकरण अदृश्य कपड़े से लेकर हवाई महल तक से हमने एक बात सीखी। क्या जहांपना? यही कि एक राजा को ना तो झूठी तारीफों, अदृश्य कपड़े में फंसना चाहिए और ना ही असंभव कल्पनाओं, हवाई महल में समय बर्बाद करना चाहिए। उसका पैर हमेशा हकीकत की जमीन पर होना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, और उसके पास एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो उसे जमीन पर वापस लाता रहे। अंतिम सार, कंक्लूजन। इस प्रकार फतेहपुर सीकरी का ये अध्याय समाप्त हुआ। अदृश्य कपड़े ने सिखाया कि अहंकार और चापलूसी इंसान को अंधा बना देती है। मूर्खों की सूची ने सिखाया कि गलती स्वीकार करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। तीन मूर्तियां ने सिखाया कि धैर्य और विवेक से प्रतिष्ठा वापस पाई जा सकती है। हवाई महल ने सिखाया कि सच्चाई के धरातल पर ही सफलता की इमारत खड़ी होती है। अकबर और बीरबल की ये कहानी सदियों तक गूंजती रही, ये याद दिलाने के लिए कि सत्ता, पावर के साथ अगर विवेक, विजडम ना हो तो राजा भी ठगा जा सकता है, लेकिन अगर विवेक साथ हो तो हर समस्या का हल संभव है। महागाथा समाप्त। ये कहानी का 7वां और एक विशेष खोया हुआ भाग, द लॉस्ट चैप्टर है। पिछले भाग में हमने बीरबल के दुखद अंत का जिक्र किया था, लेकिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसी घटना भी दर्ज है जो बीरबल के जाने से ठीक पहले घटित हुई थी। ये किस्सा अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है, जहां सवाल जिंदगी और मौत का था। ये कहानी उस समय की है जब दरबार में बीरबल का कद सबसे ऊंचा था और जलने वालों की तादाद भी उतनी ही ज्यादा थी। यहां प्रस्तुत है वो रोमांचक और रहस्यमयी अध्याय। भाग 7, मौत का सौदागर और आखिरी भविष्यवाणी। अध्याय 37, एक अजेय सन्यासी का आगमन। फतेहपुर सीकरी में वसंत का मौसम था, लेकिन दरबार में पतझड़ जैसी उदासी छाने वाली थी। खबर आई थी कि हिमालय की कंदराओं से एक महान अघोरी तांत्रिक आया है, जिसका नाम कालदृष्टा, द सीयर ऑफ टाइम है। कहा जा रहा था कि कालदृष्टा जिस व्यक्ति की आंखों में देख ले, उसकी मृत्यु की तारीख और समय एकदम सटीक बता देता है। उसकी भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं होती थीं। अकबर, जो अब उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां इंसान को मौत का डर सताने लगता है, इस खबर से विचलित हो गए। उनकी जिज्ञासा ने डर का रूप ले लिया। उन्होंने आदेश दिया, उस तांत्रिक को दरबार में पेश किया जाए। हम जानना चाहते हैं कि मुगल सल्तनत का सूरज कब तक चमकेगा। बीरबल ने टोका, जहां पनाह, भविष्य ईश्वर के हाथ में है। इसे जानने की कोशिश करना दुख को निमंत्रण देना है, और अक्सर ऐसे तांत्रिक ठगों का ही दूसरा रूप होते हैं। लेकिन अकबर ने बीरबल की सलाह अनसुनी कर दी। नहीं बीरबल, ये कोई साधारण तांत्रिक नहीं है, हमें सत्य जानना है। अध्याय 38, खौफनाक भविष्यवाणी। अगले दिन दरबार में कालदृष्टा का प्रवेश हुआ। उसका रूप भयावह था। लंबे जटाजूट, गले में हड्डियों की माला और आंखों में अंगारे जैसी चमक। उसके साथ उसके चेले भी थे जो अजीब मंत्र पढ़ रहे थे। अकबर ने सिंहासन से पूछा, हे महात्मन, क्या आप सच में मृत्यु का समय बता सकते हैं? तांत्रिक ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, बादशाह, मैं समय को नहीं, समय मुझे पहचानता है। हाथ आगे करो। अकबर ने अपना हाथ बढ़ाया। तांत्रिक ने कुछ गणना की, अपनी आंखें बंद की और फिर अचानक उसकी आंखें खुलीं। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, अनर्थ, घोर अनर्थ। अकबर का गला सूख गया। क्या हुआ? साफ साफ बताओ। तांत्रिक ने घोषणा की, बादशाह सलामत, ग्रहों की चाल बताती है कि आपके जीवन का प्याला भरने वाला है। ठीक अगले महीने की अमावस की रात एक अदृश्य साया आपके प्राण हर लेगा। आपकी कुंडली में राजभंग योग है। आप केवल 30 दिन के मेहमान हैं। पूरे दरबार में हड़कंप मच गया। वजीर, सेनापति और खुद अकबर सन्न रह गए। 1 महीने बाद मौत। तांत्रिक ने आगे कहा, लेकिन एक उपाय है। अगर आप अपने खजाने का एक बड़ा हिस्सा काल यज्ञ के लिए दान करें
और मुझे अपना राजगुरु मानकर मेरे बताए अनुष्ठान करें तो शायद यमराज कुछ समय के लिए टल जाएं। अध्याय 39 डर का व्यापार। अकबर पूरी तरह से तांत्रिक के जाल में फंस चुके थे। मौत के डर ने उनकी तर्क शक्ति छीन ली थी। उन्होंने तुरंत घोषणा कर दी, खजाने के दरवाजे खोल दिए जाएं, जो ये महात्मा कहें वही हो।